पिछले 30 सालों में नेपाल की 52 फ्लाइट्स क्रैश होने के इंसिडेंट सामने आए हैं। इन हादसों में 720 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और 2013 से तो यूरोपियन यूनियन ने नेपाल की सभी फ्लाइट्स पर बैन लगाया हुआ है। मतलब यूरोप के एयर स्पेस में नेपाल की किसी भी फ्लाइट को एंट्री तक अलाउड नहीं है। अगले कुछ मिनटों में आपको पता चलेगा कि ऐसा क्या है जो नेपाल की एयरलाइंस में सफ़र करना इतना रिस्की है। नेपाल के एयर एक्सीडेंट्स की लिस्ट इतनी लंबी है कि आप देखकर हैरान हो जाएंगे। ऑन एन एवरेज हर साल में कम से कम एक फ्लाइट क्रैश तो सामने आ ही जाता है। यहाँ तक कि साल 2016 में तो 4 एयर एक्सीडेंट्स हुए थे। आइए नज़र डालते हैं हाल ही में हुए ऐसे कुछ मेजर इंसिडेंट्स पर। अभी 2 महीने पहले ही नेपाल की येती एयरलाइंस की एक पैसेंजर फ्लाइट काठमांडू से पोखरा जा रही थी। वो टेक ऑफ के 20 मिनट बाद ही सेती नदी के किनारे क्रैश हो गई और उसमें मौजूद सभी 72 लोग मारे गए। सोशल मीडिया पर इस प्लेन क्रैश की एक्चुअल वीडियो भी वायरल हुई थी, जिसे करोड़ों लोगों ने देखा था। पिछले साल 2022 में भी येती एयरलाइंस की ही एक सब्सिडरी तारा एयर की फ्लाइट क्रैश हो गई थी, जिसमें सभी 22 लोग मारे गए थे। सिर्फ प्लेन्स ही नहीं, हेलीकॉप्टर क्रैश की लिस्ट भी काफ़ी बड़ी है। 2019 के एक हेलीकॉप्टर क्रैश में तो नेपाल के टूरिज्म मिनिस्टर रविंद्र अधिकारी और उनके साथ बाकी सभी 7 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। प्रिलिमिनरी रिपोर्ट के हिसाब से ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स का उल्लंघन, जैसे कि फ्यूल टैंक की गलत पोजीशन, गलत सीटिंग अरेंजमेंट वगैरह इसके मुख्य कारण थे। 2018 में यूएस बांग्ला एयरलाइंस की एक फ्लाइट में लैंडिंग करते समय आग लग गई और वो काठमांडू एयरपोर्ट के पास एक फुटबॉल फील्ड में जा गिरी और फिर ब्लास्ट हो गई। इस हादसे में 49 लोगों की जान गई और जांच करने वाली कमेटी के हिसाब से इसका मेजर कारण था पायलट को हुआ कंफ्यूजन। ये इंसिडेंट्स तो सिर्फ पिछले कुछ सालों के थे, पर फ्लाइट्स के मामले में नेपाल की हिस्ट्री पहले से ही काफ़ी खराब रही है। अगर इन सब हादसों के होने का कारण बस नेपाल की ज्योग्राफिकल कंडीशंस होती तो ठीक मौसम में भी फ्लाइट्स क्रैश क्यों होती, और यूरोपियन यूनियन क्यों ही बैन करता नेपाल की फ्लाइट्स को। जांच के बाद हर बार प्लेन क्रैश का रीज़न कुछ अलग निकलता है। इस सब से ये तो साफ है कि कुछ और भी चीज़ें हैं जिनकी वजह से एयरलाइंस के मामले में नेपाल का रिकॉर्ड इतना खराब है। तो कुल मिलाकर इसके 3 कारण हैं। आइए इन्हें एक एक करके समझते हैं। पहला, नेपाल की ज्योग्राफी और क्लाइमेट। माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा को मिलाकर दुनिया के 14 सबसे ऊंचे पहाड़ों में से 8 नेपाल में हैं। यहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशंस प्लेन उड़ाने से लेकर एयरपोर्ट बनाने तक हर जगह चीज़ों को चैलेंजिंग कर देती हैं। नेपाल का तेंजिंग हिलरी एयरपोर्ट जो लुकला में है, उसे दुनिया का सबसे डेंजरस एयरपोर्ट माना जाता है। इसमें सिर्फ एक ही रनवे है जो सीधा जाकर खाई में खत्म होता है। मतलब अगर प्लेन टेक ऑफ नहीं कर पाया तो बचने की उम्मीद ना के बराबर है। नेपाल का एवरेज एलिवेशन है 10,715 फीट। यहाँ कुछ एयरपोर्ट्स तो इतनी ऊंचाई पर हैं कि लो एयर प्रेशर की वजह से प्लेन को लैंड कराने में भी काफ़ी दिक्कतें आती हैं। इससे अलग नेपाल का मौसम भी प्लेन्स के लिए कोई कम परेशानियाँ पैदा नहीं करता। ऐसे खराब मौसम की वजह से बहुत बार विजिबिलिटी काफ़ी कम रहती है। चारों तरफ इतने सारे पहाड़ और उन्हीं के बीच में बने छोटे छोटे एयरपोर्ट्स ये फ्लाइट्स के लिए काफ़ी मुश्किलें बढ़ाते हैं। अब आते हैं दूसरे कारण पर, जो है आउटडेटेड टेक्नोलॉजी और पुअर मेंटेनेंस। नेपाल की एयरलाइंस के ज़्यादातर पैसेंजर प्लेन्स काफ़ी पुराने हैं। इनमें से बहुत सारों में तो बेसिक इक्विपमेंट्स जैसे कि जीपीएस और रेडार तक नहीं है, जो पायलट्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं लो विजिबिलिटी में फ्लाई करने के लिए। मई 2022 में एक भयानक हादसे का शिकार हुआ तारा एयर का प्लेन इतना पुराना था कि वो 1979 से यूज़ किया जा रहा था और उसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के कोई इक्विपमेंट्स नहीं लगे थे। नेपाल के एयरलाइन कैरियर्स की पुअर सेफ्टी कंडीशंस की वजह से ही यूरोपियन यूनियन ने पिछले 10 सालों से नेपाल की फ्लाइट्स की यूरोप में एंट्री तक बैन की हुई है। प्लेन की बेकार कंडीशंस से अलग सिचुएशन को और ख़राब कर देता है यहाँ के एयरपोर्ट्स का पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। बहुत सारी जगहों पर सेफ्टी चेक्स फॉलो नहीं किए जाते, स्टैंडर्ड्स कॉम्प्रोमाइज़ किए जाते हैं, प्लेन्स के लिए लैंडिंग गाइडिंग सिस्टम्स तक नहीं है, पायलट्स की ट्रेनिंग पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। रिपोर्ट्स के हिसाब से 2012 में फ्लाइट 601 के क्रैश का कारण पायलट की गलती थी और कई बार ऐसे रीज़न सामने आते रहे हैं। ICAO यानी इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन ने भी नेपाल के एविएशन सेक्टर को ब्लैकलिस्ट कर रखा है। आखिरी और एक मेजर कारण है नेपाल की गवर्नमेंट का करप्शन। प्राइवेटाइजेशन से पहले नेपाल के एयरलाइन कैरियर्स का सेफ्टी रिकॉर्ड फिर भी ठीक था, पर अब यहाँ सिविल अथॉरिटी एविएशन ऑफ नेपाल यानी CAAN सेफ्टी रेगुलेटर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों हैं।
इससे यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट रहता है सेफ्टी रेगुलेशंस को लेकर। अगर सेफ्टी पर ध्यान देने वाली अथॉरिटी ही इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल नहीं होगी तो ये काफ़ी चिंता की बात है। 2009 से कई बार यूएन और ICAO नेपाल से कह चुके हैं कि एविएशन रेगुलेटर को अलग करके उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और पावर्स को क्लियर करे, पर इस सब के बाद भी सिचुएशन वहीं की वहीं है। फर्स्ट पोस्ट के हिसाब से नेपाल के एविएशन एनालिस्ट हेमंत अर्ज्याल का कहना है कि प्रॉब्लम्स हमारे सिस्टम में है, देश की फिक्र किसी को नहीं है। पॉलिटिशियंस काफ़ी चालाक बनते हैं जब इलेक्शंस के लिए वादे करने होते हैं, पर सिर्फ वादों से कुछ नहीं होगा। CAN ने बहुत बार छोटे छोटे फायदों के लिए अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल किया है। वहाँ के हाई करप्शन का एक एग्जाम्पल है कि 3 साल पहले प्लेन्स बनाने वाली यूरोपियन कंपनी एयरबस ने ये एक्सेप्ट किया था कि नेपाल एयरलाइंस का एक कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए उन्होंने 3,40,000 यूरो दिए। तो उम्मीद करते हैं अब आपको ये तो समझ आ गया होगा कि भले ही नेपाल का क्लाइमेट कितना भी खराब हो, फिर भी वहाँ की गवर्नमेंट प्लेन्स की बेटर टेक्नोलॉजी, अच्छा एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर पायलट्स की ट्रेनिंग जैसी बहुत सी चीज़ें कर सकती है। इससे यूरोपियन यूनियन का बैन तो हटेगा ही, पर उससे भी ज़रूरी इस तरह के हादसों को रोका जा सकेगा। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।